हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नमूनाकरण या जिसे निदर्शन या सैंपलिंग के नाम से जाना जाता है। देखेंगे आज हम यह एक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली तथ्य संकलन की एक विधि के रूप में भी जानी जाती है और हमारे अनुसंधान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो देखते हैं सैंपलिंग, नमूनाकरण या फिर जिसे निदर्शन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें निदर्शन या सैंपलिंग, तो क्या होगी, प्रत्येक व्यक्ति जो प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति वो कभी ना कभी सैंपलिंग का अपनी लाइफ में ज़रूर प्रयोग करता है। जैसे कि बहुत सरल शब्दों में यदि मैं आपसे कहूँ कि जब आप लोग कहाँ जा रहे हैं, यदि आप जैसे मैंने कहा कि भाई आप राशन बाज़ार जा रहे हैं राशन लेने के लिए, क्या लेने जा रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं, और मैंने कहा राशन में भी आप क्या ले रहे हैं फ्रेंड, चावल लेने गए। सपोज अब देखिए, समझते रहिए कि चावल लेने आप गए, राइस लेने आप लोग गए हुए हैं। अब राइस में क्या देख रहे हैं, तो आपने कहा कि सर मुझे कितना चाहिए राइस, भाई 50 केजी आपको राइस चाहिए। कितना चाहिए फ्रेंड, 50 केजी चाहिए। तो 50 केजी राइस को लेने के लिए आप करते क्या हैं, क्या करते हैं विशेष रूप से, आप उस 50 केजी राइस लेने के लिए जो भी आपका 1 क्विंटल का बोरा है या 100 केजी का बोरा जो है 100 केजी का, उसमें से क्या करते हैं फ्रेंड, इस 100 केजी के बोरे में से कुछ मात्रा में, यानी कहते हैं ना भाई थोड़ा सा चावल दिखाना, भाई चेक करा देना, यही ना कहेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा चावल ले लिया और उस चावल को लेने, भाई चावल कितना होगा, भाई कितना हो जाता है, 20 ग्राम या 25 ग्राम, इससे ज़्यादा चावल नहीं लेते हैं। लेकिन उस 20 ग्राम या 25 ग्राम चावल के आधार पर आपने क्या किया है कि भाई इस 20 ग्राम चावल को देखने के उपरांत आपने कहा ठीक है भाई, इस बोरा में से आप मुझे कितना 50 केजी चावल दे दीजिए। यही किया आपने। और फ्रेंड्स यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निदर्शन या नमूनाकरण क्या कहलाती है, जिसे हम समाजशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, निदर्शन या नमूनाकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, क्या कहा गया है इसे, निदर्शन या नमूनाकरण कहा जाता है, या और भी कहें सैंपलिंग कहा जाता है। हम कहते हैं ना कि भाई गेहूं का सैंपल दिखाना, चावल का सैंपल दिखाना, तो सैंपल में व्यक्ति क्या देखता है, थोड़ा सा लेता है ना, और थोड़ा ही देखता है, और उसके आधार पर यानी कि उस 20 ग्राम के प्रोडक्ट के आधार पर आपने क्या 50 किलो प्रोडक्ट ले लिया। तो यह जो प्रक्रिया यह क्या कहलाई, आपकी नमूनाकरण या सैंपलिंग कहलाई। अब इसी प्रक्रिया को हम अपने अनुसंधान में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, तो यही चीज़ें हम समझेंगे कि एक बड़े या वृद्ध स्तर पर हमने उसका लघुत्तम रूप लिया, यानी छोटा सा रूप लिया है, और उस छोटे से रूप के आधार पर हमने उस लघुत्तम या व्यापक रूप का क्या किया है, गुणवत्ता देख ली, विभिन्न प्रकार की जो उसकी विशेषताएं थी उनका क्या कर लिया, आकलन कर लिया, और आकलन करने के उपरांत हम किस पर पहुंच गए, एक निर्णय या रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। यही प्रक्रिया हम क्या कहलाती है, सैंपलिंग या निदर्शन या फिर नमूनाकरण के रूप में हम जानते हैं। चलिए समझते हैं क्या है भाई निदर्शन, किसी विस्तृत क्षेत्र में से कुछ इकाइयों को अपने अनुसंधान के लिए चयन कर लेना या चुनने की प्रक्रिया क्या है भाई, सैंपलिंग या नमूनाकरण है। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रयोग किया किसके द्वारा किया है, तो ये एल बाउले के द्वारा 1905 में किया गया था। इसके साथ ही साथ इसका प्रचलन धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता गया। देखिए निश्चित बात है कि जब आप बहुत बड़े स्तर का क्या कर रहे हैं भाई, अनुसंधान कर रहे हैं, अब प्रत्येक इस अनुसंधान में प्रत्येक इकाई का आप चयन नहीं कर सकते हैं, तो आपने क्या किया भाई, सैंपलिंग मेथड या नमूनाकरण विधि का प्रयोग कर लिया। और उस विधि का प्रयोग किया तो आपने इस पूरे समग्र यानी कि बहुत बड़े रूप को थोड़े से आपने सेलेक्ट कर लिया, ये आपने छोटा सेलेक्ट कर लिया, और इसका क्या कर दिया, आपने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, और इसी अध्ययन के आधार पर इस समग्र इकाई का क्या कर लिया, आपने निर्णय पर पहुंच जाना ही निदर्शन कहलाता है। सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया है, तो 1905 में बाउले के द्वारा किया गया था। फिर यह प्रक्रिया धीरे धीरे अनुसंधान में बढ़ती ही चली गई। परिभाषाओं को देखें तो भाई परिभाषा, गुडेमम हॉट का कहना क्या है, किसी बड़े समूह का छोटा प्रतिरूप या प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई क्या कहलाई, सैंपलिंग कहलाई। इसी प्रकार पीवी यंग का कहना क्या रहा, एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग का एक लघुत्तम आकार का चित्र है जिसे निदर्शन लिया गया है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। वोगार्ट्स क्या कहना चाहते हैं, वोगार्ट्स का कहना है
कि निदर्शन एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन कर लेना। इन्होंने क्या कहा है भाई, नियोजित योजना के अनुसार समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन कर लेना। जैसे कि मैंने कहा ना 50 किलो चाहिए था, आपने 20 ग्राम का चयन कर लिया और 20 ग्राम के आधार पर ही आपने क्या किया, एक निर्णय पर पहुंच गया कि हाँ भाई ये जो 50 किलो या 100 किलो मैं लेने वाला हूँ वह क्या है, सही है, उच्च गुणवत्ता है और उच्च क्वालिटी, ये क्या कर रहे हैं आप, निर्णय पर पहुंच रहे हैं। क्लियर। सिनपाओ यंग का कहना क्या रहा है, सिनपाओ यंग कहते हैं एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का एक प्रतिनिधित्व अंश है। भाई यह जो पूरा इकाई था, जो संपूर्ण इकाई था, इस पूरा इकाई का क्या किया आपने, प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। भाई वो जो 20 ग्राम आपने चावल लिया था, ये जो 20 ग्राम लिया था, ये 50 इस 100 किलोग्राम का क्या कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसीलिए आपने ले लिया इसे। ठीक है ना। और इसी प्रकार मिल्ट्रेड क्वार्टरेंट का कहना क्या रहा, एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों, मामलों या निरीक्षण की एक समग्र विशेष में से निकालने की एक प्रक्रिया या पद्धति। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि भाई 100 व्यक्ति खड़े हैं, भाई इन 100 व्यक्तियों का अध्ययन मैं नहीं कर सकता, ऐसा करता हूँ एक व्यक्ति को बुला लेते हैं और एक व्यक्ति से हम क्या कर लेंगे, सभी के बारे में जानकारी ले लेंगे। ठीक। तो इस प्रकार आपने क्या किया भाई, निदर्शन किया। इस प्रकार निदर्शन के आधार क्या, बेस क्या रहते हैं भाई निदर्शन के, तो समग्र की सजातीयता, यानी यह क्या है, पूरे समग्र जैसा ही होता है। कैसा है, पूरे समग्र जैसा। ऐसा नहीं कि भाई आप यदि इस पूरे में से थोड़ी सी शक्कर निकाल दी या फिर ये चावल का पूरा है थोड़े से आपने चावल ले, तो समग्र का जैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं भाई ये जो आपने निकाला ये अलग, बिल्कुल अलग नहीं होगा, ये पूरे बोरे जैसा ही है, इसी जैसा है। ठीक। चलिए, तो लुंडबर्ग इसमें क्या कह रहे हैं, यदि तथ्यों को अत्यधिक सजातीयता है, यानी ये सभी एक जैसे हैं, तो संपूर्ण समग्र की इकाई में नामात्र का अंतर होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई 100 किलो है तो हो सकता है यदि आप एक एक दाने का अध्ययन करने बैठेंगे तो हो सकता है आप कुछ दाने अलग निकाल लें। जैसे कहते हैं ना कि आप पहले जब इस प्रकार से अनाज आया करता था, बिल्कुल साफ अनाज नहीं आता, तो हम क्या देखते थे, भाई एक बोरा है उसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम मिट्टी आ ही जाती थी। लेकिन आज की यदि हम बात करें तो आज जब आप 100 बोरा या 200 बोरा लेने जा रहे हैं तो स्थिति क्या, बिल्कुल मशीनें ऐसी आ चुकी हैं, बिल्कुल आपको एक मिट्टी भी नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नामात्र का अंतर आपको देखने में मिल जाएगा। प्रतिनिधित्व चुनाव की संभावना, समुचित परिशुद्धता की बात हम किस में करते हैं भाई, निदर्शन में ही करते हैं। प्रकृति क्या होगी निदर्शन की, तो एक विधि या प्रक्रिया के रूप में, मैंने कहा ना कि एक विधि या एक ऐसी मेथड है निदर्शन जिसके आधार पर आप बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन एक छोटी सी इकाई लेकर कर रहे हैं, तो विधि के रूप में हम निदर्शन या सैंपलिंग को देखते हैं। प्रतिनिधित्व चुनाव का, आप जो उसमें से ले रहे हैं वो वास्तव में क्या है, उसका प्रतिनिधित्व है ना भाई। समग्र में से आपने थोड़ा सा लिया तो निश्चित बात है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तभी ना आप ले पा रहे हैं। प्रचलित विधि, हमारे अनुसंधान की काफ़ी प्रचलित विधि है सैंपलिंग, और ये कह सकते हैं कि प्राथमिक तथ्य, प्राइमरी फैक्ट कलेक्शन मेथड के रूप में भी इसे हम देख पाते हैं। ठीक है ना। अनुभवों पर आधारित अनुभव, जब आप इस प्रकार का बार बार अनुभव करते हैं कि भाई एक बोरे में से इतने ले लें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आधार पर या हमारे सिद्धांत पर पहुंच सकते हैं। तो एक अनुभव हो जाता है व्यक्ति के लिए, हमें इस इकाई में से कितना लेना है। ठीक है ना। स्वतंत्रता, बिल्कुल निश्चित बात है, बोरे में से किसी भी कोने से आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं नहीं सब ऊपर से हम ले लें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि भाई यह पूरी इकाई एक जैसी है, अब आप यहाँ से इकाई ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, या यहाँ से कुछ इकाई ले लें, जब एक जैसी है तो जो आपको यहाँ मिलने वाला है वही आपको यहाँ मिलने वाला, वही यहाँ मिलने वाला, वही यहाँ मिलने, तो समग्र का क्या कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और सभी स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निदर्श का चुनाव। इसमें से आप किसको ले रहे हैं, एक सैंपल को ले रहे हैं, यानी कि निदर्श को यहाँ पर ले रहे हैं, एक नमूने को ले रहे हैं छोटे से। ठीक है ना। लगभग परिशुद्धता, आप यह मान सकते हैं कि जब आप यह नमूना ले रहे हैं तो वह सभी का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो परिशुद्धता उसमें पाई ही जाएगी। नेक्स्ट उद्देश्य की बात करें, विश्वसनीयता या ज्ञान तथा तर्क पर आधारित। भाई विश्वसनीयता इसलिए कहा जाता है कि जब आप इसमें से ले रहे हो तो निश्चित बात है जो यहाँ पर वही होना चाहिए, तो विश्वसनीयता हमारी कायम यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट
यदि एक अच्छे निदर्शन की बात करें तो एक अच्छे निदर्शन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उन पर ध्यान देते हैं। तो एम पार्टेन के द्वारा कुछ विशेषताएं बताई गई। कुशलता, प्रतिनिधित्व और विश्वसनीयता की बात किसके द्वारा की गई? एम पार्टेन के द्वारा की गई है। वहीं पर गुड एवं हॉट कहना क्या चाहते हैं? प्रतिनिधित्वता की बात गुड एवं हॉट के द्वारा की गई और पर्याप्तता की बात भी गुड एवं हॉट के द्वारा की गई। क्योंकि देखिए इस प्रकार के प्रश्न कई बार बन जाते हैं कि गुड एवं हॉट के द्वारा निदर्शन की, एक अच्छे निदर्शन की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, पार्टेन के द्वारा क्या बताई गई हैं, पीवी यंग के द्वारा क्या बताई गई हैं। पीवी यंग के द्वारा पर्याप्त आकार और विश्वसनीयता की बात किसके द्वारा की गई? पीवी यंग के द्वारा की गई। वहीं मोजर के द्वारा क्या बताया? इकाइयों में चयन में अभिनति से बचना, निदर्शन में सूक्ष्मतम और परिशुद्धता की बात किसके द्वारा की गई है? यह कही गई है मोजर के द्वारा। निदर्शन चुनाव के प्रमुख चरण, जब आप निदर्शन करने जा रहे हैं तो किस किस चरणों से हमें गुजरना है या क्या विशेष स्टेप हमें फॉलो करना है जिनके आधार पर हम एक उचित निदर्शन, एक अच्छे नमूनाकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है? समग्र का निर्धारण। सबसे पहले हमें यह करना है, समग्र यानी कि हमारे पास जो पूरा है उसका निर्धारण क्या प्रत्येक इकाई कर रही है, यह हमें सुनिश्चित करना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम गए किस लिए? भाई हम गए चावल के लिए। अब इस बोरे में आधे में चावल भरा है, आधे में गेहूं भरा है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आधे में चावल है, कहना साहब नीचे नीचे गेहूं और सबसे नीचे क्या, कहना साहब सबसे नीचे शक्कर है। तो इस प्रकार तो नहीं है कहीं ऐसा। तो यह भी हमें निश्चित करना है कि भाई जो हम देखने जा रहे हैं, यदि हम ये देखने गए तो इसकी समग्र इकाई जो हमारा समग्र है, मूल रूप से यह पूरा एक ही है या नहीं है, यह हमें विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना होगा। निदर्शन की इकाई का निर्धारण, हमें निर्धारण करना है कि हमें निदर्शन की कौन सी इकाई चाहिए। यदि इसमें 3 इकाइयाँ हैं तो हम किस प्रकार की इकाई को लेना चाहते हैं, यह निश्चित हमें कैसे करना है। तो यह हमारा निश्चित किस पर होता है? जो हमारा अनुसंधान है। भाई हमारा अनुसंधान का विषय क्या है, मूल रूप से जो हमारा अनुसंधान का विषय होगा उसी के आधार पर जिन इकाइयों का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, उन्हीं इकाइयों में से हमें समग्र का चयन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि भाई अनुसंधान हमारा क्या है, हमारा अनुसंधान मान लीजिए किसी जाति का सांस्कृतिक अध्ययन, किसका है? जाति का सांस्कृतिक अध्ययन, सॉरी जनजाति कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। किसी जनजाति का सांस्कृतिक अध्ययन की बात की जा रही है। अब हम यहाँ पर देखने गए, हमारे पास जो इकाइयाँ हैं या जो हमारे पास समग्र रखा है वह जनजाति नहीं, भाई जाति से संबंधित है। तो निश्चित बात है यदि जाति से संबंधित होगा तो हमारा ये अनुसंधान क्या हो जाएगा, हमारा विषय क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो ये हमें विषय देखना है, इकाई का निर्धारण हमें कर लेना चाहिए। निदर्शन के आकार का निर्धारण, भाई कितना निदर्शन लेना है। यदि हम संस्कृति की बात कर रहे हैं तो इस संस्कृति में हमें क्या क्या चाहिए। देखिए संस्कृति के कई हमारे सब यूनिट्स से छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं। अब संस्कृति में हम किसका अध्ययन करना चाहते हैं? क्या हम नृत्य का अध्ययन करना चाहते हैं? क्या हम गायन का अध्ययन करना चाहते हैं? क्या हम विभिन्न प्रकार की चित्रकला या रूपांकला का अध्ययन करना चाहते हैं? क्या हम देवी देवताओं का अध्ययन करना चाहते हैं? किस प्रकार का अध्ययन हम करना चाहते हैं, यह हमारे पास निश्चित होना चाहिए। और निश्चित नहीं है तो हमारे पास क्या समस्या होगी। निदर्शन सूची की रचना, जब आप निदर्शन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं तो निश्चित बात है आपको इसकी क्या निर्माण करना है, इस सूची का निर्माण अवश्य करना है कि भाई इस सूची के अनुसार ही हमें हमारी निदर्शन की इकाइयों को हमारे अनुसंधान में क्या करना है, शामिल करना। यदि हमारे पास सूची नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारा अनुसंधान क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं निदर्शन पद्धति का चुनाव। अब देखिए जब हम निदर्शन करने जा रहे हैं तो निदर्शन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करना है। निदर्शन के लिए देखिए, निदर्शन के लिए बहुत पद्धति है हमारे पास, या हमारे पास सैंपलिंग के लिए, या हमने कहा नमूनाकरण के लिए बहुत सारी पद्धतियां, दैव निदर्शन पद्धति है, ग्रिड पद्धति है, हमारी टिप्पेट प्रणाली है, बहुत सारी। किस प्रणाली के माध्यम से आप निदर्शन लेना चाहते हैं, यानी कि नमूना या सैंपलिंग लेना चाहते हैं, वह पद्धति का भी हमें क्या करना है, निश्चित करना है। देखिए निदर्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं, या जो हम मूल रूप से निदर्शन की बात कर रहे हैं वह निदर्शन कितने हैं, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले दैव निदर्शन की बात की जाती है। दैव निदर्शन के अंतर्गत क्या क्या रहता है। देखिए दैव निदर्शन यानी कि चयन की या सैंपलिंग की एक ऐसी विधि है जिसमें
व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रहता है, ठीक है ना। किसके हाथ में? भाई हो सकता है जो मिलना है मिल जाएगा। इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं? दैव निदर्शन। इसके अंतर्गत क्या है भाई? लॉटरी प्रणाली है हमारी, काट एवं टिकट प्रणाली है हमारी, टिप्पेट प्रणाली है, ग्रिड प्रणाली है, नियमित अंकन है, अनियमित अंकन है। इतनी प्रणालियों को हम कहाँ रखते हैं? दैव निदर्शन प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा लॉटरी, तो लॉटरी का एक ही नंबर के कितने, यदि हमारे पास 1 से 100 नंबर हैं तो एक नंबर के कितने टिकट हैं भाई? 100 टिकट। इसी प्रकार 2 के 100 होंगे, इसी प्रकार अप टू डेट हमारे चलते जाएंगे। अब आपके पास कौन सा टिकट आता है, कितने नंबर का आता है, और क्या वही टिकट आपकी इकाई को का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो इस प्रकार से हमारी क्या है? लॉटरी। फिर इसी प्रकार से कुछ टिकट की बात की जाती है। ये अपन सारी चीज़ समझने वाले हैं ना। नेक्स्ट की बात करें उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन। उद्देश्यपूर्ण यानी कि पहले से आपने क्या कर लिया है? निश्चित कर लिया है कि भाई मुझे सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत, हमारा अध्ययन क्या था भाई? हमने अध्ययन के लिए जो इकाई बनाई है, जो विषय बनाया हमारा क्या है? सांस्कृतिक अध्ययन। क्या विषय रखा हमने? सांस्कृतिक अध्ययन। इस सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत हमने क्या कर लिया है? उद्देश्य निश्चित कर लिया कि हमारे पास क्या क्या इकाइयाँ और कौन कौन सी इकाई का हमें अध्ययन कर लिया। भाई मैंने कर लिया कि भाई मुझे इस संस्कृति के या हमारी जो जनजाति है उस जनजाति के सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत मुझे विशेष रूप से नृत्य का अध्ययन करना है। तो भाई ये मेरा उद्देश्यपूर्ण या सविचार कि भाई नृत्य ही देखना है मुझे। अब मुझे नहीं देखना आपका गायन क्या है, आपका वाद्य यंत्र क्या है, आपके देवी देवता क्या है, आपकी चित्रकला, रूपांकला आपकी क्या है, मुझे नहीं देखना है। फिर मुझे क्या देखना है? मात्र मुझे सिर्फ और सिर्फ नृत्य देखना है। तो मैं विशेष रूप से किस पर निदर्शन करने जा रहा हूँ? सिर्फ नृत्य पर ही यहाँ पर बात में करने जाऊँगा। नेक्स्ट की बात करते हैं स्तरीकृत स्तरित मिश्रित निदर्शन। देखिए स्तरित में हम क्या देखते हैं कि एक स्तर बना रहता है कि भाई एक स्तर ये है, फिर भाई दूसरा स्तर ये है, फिर तीसरा स्तर है। इस प्रकार हम बात कर ले। जैसे मैंने कहा कि सांस्कृतिक अध्ययन, अब मैं जब सांस्कृतिक अध्ययन यहाँ पर करने आया तो सांस्कृतिक अध्ययन में मैंने देखा कि भाई नृत्य तो यहाँ पर सिर्फ 2 नृत्य हैं। भाई मैंने कहा यार 2 नृत्य पर क्या मैं अनुसंधान पूरा कर पाऊंगा? 2 नृत्य से कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर मैंने एक स्तर बनाया कि भाई नृत्य के यदि नृत्य कम रहे तो मैं यहाँ पर गायन पे बात करूँ। किस पे बात कर लेंगे भाई? गायन पे बात कर लूँ। यदि गायन कम लिए तो मैंने कहा कि भाई इनके देवी देवताओं की मैं बात कर लूँगा। किसकी बात कर लूँगा फ्रेंड? देवी देवता की यहाँ पर मैं बात कर लूँगा। तो ये मैंने क्या बना लिए? पहले स्तर पर मैं किसे देखना चाह रहा हूँ भाई? पहले स्तर मेरी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है भाई? नृत्य की बात करूँ। दूसरी प्राथमिकता मैंने कहा भाई नृत्य की बात कर लेंगे। तीसरी प्राथमिकता मैंने क्या दे दी? देवी देवता की बात कर लेंगे। या और भी मैंने स्तर बना दिए तो मैंने कि भाई इनकी फिर परंपराओं का अध्ययन कर लिया जाएगा। परंपरा मेरा अंतिम स्तर है। तो इस प्रकार जब मैं अपने निदर्शन के लिए स्तरों का निर्माण कर रहा हूं तो निश्चित बात है कौन सा निदर्शन है हमारा? स्तर विस्तृत निदर्शन। फिर बहुस्तरीय, ठीक है ना। बहुस्तरीय भी ये हमारा सुविधाजनक निदर्शन, जहां मुझे सुविधा लग रही है। देखिए सुविधाजनक निदर्शन का मतलब क्या है कि मेरे अनुसंधान में यहाँ पर मुझे क्या उचित लग रहा है। यदि मेरा जो इंटरेस्ट है, मान के चलिए मेरा इंटरेस्ट जिसमें है मैं उसमें अंदर जाऊंगा, तो निश्चित बात मैं अपनी सुविधा के अनुसार यह प्रक्रिया करूंगा। स्वयं निर्वाचित निदर्शन, क्षेत्रीय निदर्शन। जब क्षेत्रीय निदर्शन की बात की जाती है तो यहाँ पर हम मूल रूप से ग्रिड प्रणाली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए एक क्षेत्र आधारित निदर्शन की बात आ गई। एक समग्र क्षेत्र, जैसे मैंने कहा कि भाई जनजातीय अध्ययन, कौन सा अध्ययन? जनजातीय अध्ययन। अब जनजातीय अध्ययन तो भाई वर्ल्ड स्तर पर कर रहे हैं, भारत स्तर पर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं, झारखंड पर, राजस्थान पर, कौन से स्तर पर करना है? या भाई मैं अपने जिले वाले जनजातीय करना चाहता हूँ, तो यह क्षेत्रीय निदर्शन कहलाएगा। आप ठीक है, अभ्यंस निदर्शन यह भी क्षेत्रीय निदर्शन से समथिंग मिला रहता है। नेक्स्ट की बात करें, अब हम बात करते हैं दैव निदर्शन, या जिसे संयोग प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। क्या क्या इसमें अंतर है? मैंने कहा लॉटरी प्रणाली है, ग्रिड प्रणाली है, टिप्पेट प्रणाली है, कार्ड प्रणाली है, सब किस में है? दैव निदर्शन में। तो वास्तव में दैव निदर्शन क्या है? तो गुड एवं हॉर्ट के अनुसार दैव निदर्शन क्या माना गया भाई? दैव निदर्शन समग्र इकाइयों को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाता है कि चुनाव प्रक्रिया उस समग्र के प्रत्येक इकाई को चुनने के समान संभावना प्रदान, संभावना प्रोबेबिलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है, निश्चितता की बात नहीं की गई है। इसकी बात की गई है संभावना या प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है किसमें? दैव निदर्शन में। जैसे कि आपने मैथ में पासे वाले सवाल किए होंगे
कि भाई एक किसी एक पासे को यदि 5 बार उछालते हैं तो इतने नंबर आने की संभावना इतनी होगी, इतने नंबर आने की संभावना इतनी होगी। तो इस प्रकार से दैव निदर्शन जो प्रणाली है वह भी किस पर काम कर रही है, संभावना या प्रोबेबिलिटी पर काम करती है। क्लियर हुआ। इसके अंतर्गत क्या है, सबसे पहली बात करते हैं लॉटरी विधि। तो लॉटरी विधि क्या है, इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारी इकाइयाँ, उन इकाइयों को क्या कर दिया गया भाई, पर्ची बना दिया गया। लॉटरी हमने देखा होगा, लॉटरी में क्या करते हैं, एक नंबर रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी सपोज कीजिए हमारी इकाइयाँ क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भाई, ये मैंने 4 इकाइयाँ बना ली हैं, ठीक है ना। कितनी इकाई बना ली कि भाई नृत्य है, एक गायन है, हमारी देवी देवता परंपरा है, और भी हम शामिल कर सकते हैं। यदि इकाइयाँ बना रखी हैं तो इन इकाइयों की क्या करेंगे, हम पर्ची बना लेंगे। और पर्ची बनाने के उपरांत सारी पर्चियों को मिक्स किया और किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति अपरिचित है उन सभी चीज़ों से, उस व्यक्ति से हम कहेंगे भाई आप इसमें से उठा लीजिए कितनी उठाना है, और वह हमें उठा के यदि उसने 1 दे दी तो हम उस 1 पर ही क्या करने वाले हैं, वही हमारा निदर्शन या सैंपलिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं कार्ड विधि। अब देखिए कार्ड विधि भी कहाँ आ रही है, कार्ड विधि भी हमारे दैव निदर्शन में आ रही है। तो कार्ड विधि को क्या माना गया, एक ही प्रकार के कार्ड बनाना। यहाँ पर बात पर्ची की गई थी, यहाँ पर हमने क्या किया है, कार्ड बना। बचपन में हम सब लोग करते थे ना भाई, जब हम क्या करते थे, कुछ कार्ड बनाया करते थे छोटे में, और उन कार्डों पर कोई नंबर लिख दिया आपने। जैसे आपने देखा होगा एक गेम जो बहुत अक्सर सभी बच्चे खेले होंगे, राजा मंत्री चोर सिपाही, सभी ने खोला होगा। सभी क्या करते थे, समान आकार की पर्ची बनी होती थी। वे ऐसा तो नहीं कोई आकार अलग अलग, सभी समान आकार की पर्ची हुआ करती थी। यदि उन्हीं को हम कार्ड का रूप दे दें तो हमने कार्ड बना लिए यहाँ पर, उन कार्ड का क्या कर दिया, नाम दे दिया या नंबर या कोई प्रतीक अंकित कर दिया। और करने के बाद क्या करते थे, मिलाते थे ना बहुत तेज उन्हें। ऐसा तो नहीं कि नहीं साहब बना लिखे ये राजा तुम रख लो, मंत्री तुम रख लो, वजीर तुम रख लो, छोड़ दो, ऐसा नहीं करते थे ना, मिलाते थे। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी, उन्हें मिलाया जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। और मिलाने के बाद किसी ढोल में रखकर निष्पक्ष व्यक्ति से उठवा लिया जाए। अब ढोल का मूल रूप से देख अपन लोग बाउल में रख लें, है ना। अक्सर आपने देखा होगा जब कोई ऐसी प्रतियोगिता होती है जिस प्रतियोगिता में यह निश्चित करना हो कि कौन सी टीम पहले आके प्रेजेंट करेगी, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी पर्ची बना लेते, फिर एक बॉल में क्या करते हैं, बाउल में रख लेते हैं उन पर्चियों को, फिर उन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर वह विधि क्या है कि भाई एक ढोल में रखा, एक खोखला जो डब्बा टाइप का रहता है उसमें रख लिया और उसको घुमा लिया जाएगा। इस प्रकार से घुमाने के बाद सारी पर्ची क्या हो गई, मिक्स हो गए। और मिक्स होने के बाद क्या किया जाएगा, एक निष्पक्ष व्यक्ति जो हमारे अनुसंधान से या निदर्शन से परिचित ही नहीं है, उस व्यक्ति विशेष से हम भी क्या करते थे, कोई हमारे चीफ गेस्ट उठा के सर आइए आप उठा लीजिए। अब चीफ गेस्ट को पता ही नहीं है कौन सी पर्ची क्या है, नहीं पता रहता ना। चीफ गेस्ट आएंगे, एक पर्ची उठाएंगे, इस तरह से अपने को दे देते थे। वही एक निष्पक्ष व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या हो गया, वह निष्पक्ष व्यक्ति है ना। निष्पक्ष व्यक्ति आया, उसने उठाया और आपको दे दिया। यही प्रक्रिया क्या कहलाई भाई, यह प्रक्रिया कहलाती कार्ड विधि। और विधि के रूप में यह देखेंगे तो ये क्या है, आपकी दैव निदर्शन है, संयोग प्रणाली है, प्रोबेबिलिटी वाली प्रणाली की बात कही गई है। नेक्स्ट क्या है, टिप्पेड। तो भाई हमारे विचारक रहे हैं टिप्पेड, उनके द्वारा क्या है, एक सारणी का निर्माण किया गया है, अंकों की एक सारणी निर्माण की गई है, और उस अंकों की सारणी के आधार पर ही हम अपने निदर्शन की इकाइयों का चयन करते हैं, ठीक है ना। ग्रिड प्रणाली, किसी भौगोलिक क्षेत्र को प्राथमिकता के लिए, कौन सी ग्रिड प्रणाली, स्पेशली भौगोलिक क्षेत्र की जब बात कर रहा है तो उसे चुनने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रणाली क्या है, ग्रिड प्रणाली कहलाती है। नाम से इस पर जो है भाई हमारे ग्रिड, नियमित अंकन विधि। अब देखिए नियमित अंकन विधि, तो यहाँ पर आपने बचपन में खेल खेला होगा, अक्सर हम बच्चे लोग खेला करते थे। क्या रहता था भाई, कोई भी खेल खेलना, जैसे हमने कहा कि भाई पहले नंबर पे तुम्हें जाना, दूसरे पे तुम्हें जाना, तो क्या किया जाता था, एक नंबर लिख लिया जाता था भाई, 1 2 3 4 5, जितने भी कैंडिडेट हो उतने हमने नंबर लिख लिए, और इस प्रकार से क्या कर देते थे, लाइन निकाल दिया करते थे। और इस ऊपर वाले को क्या कर देते, छिपा लेते थे, करते थे ऐसा, छिपा लेना, और फिर छिपा लेना, फिर करते थे भाई आप सिलेक्ट चुनते जाइए, और जिसने ये नंबर लिखे हैं वह व्यक्ति सबसे लास्ट में चुनता था, ठीक है ना। तो सारे व्यक्ति आए, उन्होंने चुन लिए। तो सेम प्रणाली यहाँ पर यही, एक निश्चित अंतराल के आधार पर आपकी जितनी भी इकाइयाँ हैं उन इकाइयों को एक नंबर दे दिया गया, और नंबर देने के बाद उन इकाइयों को क्या कर दिया गया, छुपा दिया गया। छुपाने के बाद किसी भी व्यक्ति से क्या कर लिया गया, निकलवा लिया गया। तो ये क्या है, ये नियमित अंकन प्रणाली है। फिर यदि अनियमित की बात करें तो इसी नियमित अंकन में हमने क्या कर दिया, यदि हमारे पास 1 से 10 तक की इकाइयाँ हैं निदर्शन के लिए, सारी इकाइयाँ, हमने सारी इकाइयों को क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है,
अब इन इकाइयों को हमें कैसे जमाना है तो निश्चित नहीं है भाई। देखिए, समस्त इकाइयों को व्यवस्थित सूची बनाना है, हमारी बन गई कि 1 से 10 तक हमारे पास क्या है, जैसे 1 पर कोई चीज़ है, फिर 2 पर, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हमारे पास 10 तक हमारे पास इकाइयाँ हैं। और इन 10 इकाइयों को यहाँ पर प्रथम, इस सूची में प्रथम और अंतिम को छोड़कर अनियमित अंतराल से इकाई का चयन करना। भाई प्रथम एज इट रहेगा हमारा और अंतिम हमारा 10, बाकी बीच में कौन सा है कौन सा नहीं किसी को नहीं, इन दोनों को छोड़ दिया गया, वहां से सिलेक्शन हमें यहाँ से करना है। क्लियर हुआ? इस प्रकार जो हमारी विधि है वो क्या, हमारी अनियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली कहलाती है। क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं फ्रेंड? ठीक है, अब समस्याएं भी आएंगी, निश्चित बात है, क्यों नहीं आएंगी समस्याएं। एक तो हम दैव निदर्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास समस्या है, भाई भगवान यदि हमने जो इकाई का चयन करना चाह रहा वो हमें इकाई ना मिले, है ना, तो समग्र की प्रकृति, सबसे पहले हम बात करें समग्र की प्रकृति। जैसे कि मैंने यहाँ पहले कहा था कि भाई ये हमारे पास जो है, अब इसमें इतने में दूसरा समग्र है, इतने में दूसरा, इतने में दूसरा है, और हम चयन करने यहाँ आए, हमने चयन यहाँ से कर, तो यहाँ पर क्या यहाँ से लेके यहाँ तक समग्र एक है क्या? नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी प्रकृति है ये, वो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अनुसंधान की प्रकृति, आपके रिसर्च की प्रकृति क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा रिसर्च कैसा है, भाई हमारा रिसर्च गुणात्मक है, गणनात्मक है, अन्वेषणात्मक है, कौन सा है भाई? है? किस प्रकार का आपका अनुसंधान है, डिपेंड करता है। जैसा आपका अनुसंधान होगा वैसे ही आपको तथ्य को चुनने के लिए विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हमारे अनुसंधान पर भी आश्रित है कि भाई हमारा जो अनुसंधान होगा तो हमारे अनुसंधान के साथ साथ हमारे तथ्य एकत्रीकरण की प्रक्रियाएं भी बदल जाएंगी। आगे बात करते हैं निदर्शन का प्रकार। आप किस निदर्शन के प्रकार की बात कर रहे हैं? दैव निदर्शन में कौन सा निदर्शन? देखिए, हमने जो निदर्शन देखे, भाई हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, किस निदर्शन को हम लेना चाहते हैं, कि इनको लेना चाहते हैं, किस निदर्शन को हम लेना चाहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के निदर्शन का प्रकार को हमें चयन करना पड़ेगा। अध्ययन परिणामों की तुलना, अध्ययन परिणाम यानी कि जो हम अध्ययन करने के उपरांत हमारे रिजल्ट आ रहे हैं उनकी तुलना हमें अन्य से भी करनी है। तो अन्य के लिए भी हमें वैसे ही निदर्शन, वही प्रणाली, वैसा ही अध्ययन हमें देखना पड़ेगा कि यदि हमारा अनुसंधान कैसा है, गुणात्मक है, और हमने दैव निदर्शन का प्रयोग किया है, अब हमारे जो अध्ययन के क्या है भाई, परिणाम आए हैं, तो इन परिणाम के आधार पर हम जब तुलना करने जाएंगे तो निश्चित बात है हमें इसी प्रकार का एक अध्ययन चाहिए है जिसमें दैव निदर्शन का प्रयोग किया गया हो और परिणाम अनुसंधान कैसा हो, गुणात्मक ही होना चाहिए। तभी हम उसकी क्या कर पाएंगे, कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अन्वेषक के पूर्वाग्रह, कई बार होता है जो अनुसंधान करता रहता है वह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, यह हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है। ठीक है ना? उपलब्ध साधन, क्या वाकई में जो आप निदर्शन अनुसंधान करने जा रहे हैं उसके लिए साधन उपलब्ध है भी या नहीं है, वह भी हमें देखना है। इकाइयों की प्रकृति, नेचर क्या है, हमें वह देखना है। निदर्शन का निदर्शन, कई बार होता है, देखिए निदर्शन का निदर्शन यानी कि ये जो हमने सैंपल लिया, इस सैंपल के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिया, लेकिन आगे चल के यही जो हमने सैंपल लिए हमारे लिए विस्तृत हो गया, तो इसमें से भी हम क्या करते हैं भाई, इसका भी हम क्या लेते हैं, निदर्शन ले लेते हैं, यानी कि सैंपल का अब हम सैंपल लेना पड़ता है। आगे बात करते हैं अन्वेषक की पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा, ये दोनों एक ही है ना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा निदर्शन या नमूनाकरण, जिसमें हमने निदर्शन को देखा, उसकी प्रक्रियाओं को देखा, उसकी पद्धतियों को देखा। आई होप आप सभी के लिए निदर्शन की ये जो प्रक्रिया है, ये जो क्लास से काफ़ी पसंद आई हुई, पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।